बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स। आज के जो है टॉपिक हैं वो हैं हमारे पास 7.4.7, 4.8, 4.9 और 10। इसमें हमें सबसे पहले डिस्कस करना है 7.4.7 में कि आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग द रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, एक रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखते हुए हमें रिएक्टिविटी ऑफ क्या बताना है, एलिमेंट्स का बताना है। हम रिएक्टिविटी एलिमेंट्स का कैसे बता सकते हैं, ये देखें हमारे पास एक सीरीज़ बनी हुई है। ठीक है, ये क्या है, कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास क्या हैं, मेटल्स हैं। हमें पता है मेटल्स और नॉन मेटल्स को जब हम कंपेयर करके देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन नॉन मेटल्स। इन सब में हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, हमारे पास नॉन मेटल्स हों। ठीक है, अब जब हमने इस सीरीज़ को, ठीक है, ये सीरीज़ जो है एलिमेंट्स की ये जो बनाई है, इसको रिएक्टिविटी के हिसाब से बनाई है। ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सबसे पहले एल्यूमिनियम तक देखते हैं। यहाँ तक जब हम मूव करते हैं तो जो रिएक्टिविटी जो होती है इनकी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, जिंक, आयरन और लेड के। ठीक है, बाकी के जो रिमेनिंग मतलब इस ग्रुप में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी के निस्बत एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम और पोटाशियम की रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। अब जब हमने इन एलिमेंट्स, इन मेटल्स के दरमियान कार्बन को एल्यूमिनियम के बाद पुट किया, क्योंकि नॉन मेटल्स में भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं हमारे जो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए कार्बन की पोजीशन हमने क्या की, एल्यूमिनियम के बाद कार्बन की पोजीशन रखी। नेक्स्ट हमने क्या किया, लेड के बाद हाइड्रोजन को रखा। अब ये जब हमने ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटाशियम से लेके एल्यूमिनियम तक ये जो मेटल्स होंगे, क्योंकि मेटल्स ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के रिजल्ट में ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, तो पोटाशियम से लेके एल्यूमिनियम तक ये एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव होंगे। देन बात आती है कार्बन की, तो कार्बन के पॉइंट से जो अपर एलिमेंट्स पोटाशियम तक होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे, कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। अब कार्बन से जो लोअर एलिमेंट्स, जहाँ पे जिंक, आयरन और लेड की बात आती है, तो वहाँ पे डाउनवर्ड जब हम मूव करेंगे तो वहाँ पे एलिमेंट्स क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। ठीक है, मेटल्स एक्चुअली एल्यूमिनियम तक भी मेटल्स हैं। ठीक है, बाकी के एलिमेंट्स मेटल्स हैं एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे इनको इसलिए रखा है क्योंकि एज कंपेयर टू दी जिंक, आयरन एंड लेड मेटल, कार्बन इज मोर रिएक्टिव एंड एज कंपेयर टू कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। इसलिए हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो ये जो मेटल्स की हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाई है, इसमें जो अपर के दो एलिमेंट्स हैं टॉप पे, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जब हम मूव करते हैं डाउनवर्ड तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब नेक्स्ट एसलो जो है हमारा, उसमें हमें डिस्कस करना है 7.4.8 में डिस्क्राइब द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन एक्वस मीडियम। किसी भी एक्वस मीडियम के अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब जब हमने रिएक्टिविटी की पहले बात की तो रिएक्टिविटी में मैं एग्जांपल देके मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ मूव करूँगी। अब देखें इस सीरीज़ में जो हमने सीरीज़ बनाई है, इस सीरीज़ के अंदर आयरन डाउनवर्ड जब हम मूव करते हैं तो आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से। ठीक है, आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से। जब कॉपर और फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट और कॉपर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में, जब हम इनका रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं तो कॉपर क्या करता है, डिस्प्लेस नहीं करता आयरन को। क्यों नहीं करता, इस एग्जाम्पल के पास बात देखेंगे कि क्यों नहीं करता। जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, आयरन। देखें आयरन बाद में आता है और मैग्नीशियम जो है वो पहले आता है। जो ऊपर कार्बन से अपवर्ड या आयरन से अपवर्ड के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। तो जब मैग्नीशियम ने फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट किया
ठीक है। तो ये मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, जब हमने इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखा तो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये आयरन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह से हटा देगा। रिएक्ट करने के रिजल्ट में आयरन मेटल देगा और हमें मेटल देगा, और मैग्नीशियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आयरन। देखिए आयरन बाद में आ रहा है और मैग्नीशियम पहले आ रहा है। पहले के जो एलिमेंट्स हैं डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका रीज़न मैंने ये बताया। देन हमारे पास नेक्स्ट मैंने कॉपर और फेरस सल्फेट की बात की। कॉपर बाद में आता है, कॉपर कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन, क्योंकि अपवर्ड के जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन से, ठीक है, या कॉपर से अपवर्ड के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। जब कॉपर इसी फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज आ गई। अब नेक्स्ट इस लॉ में देखेंगे कि कोई भी मेटल कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है किसी भी एक्वस मीडियम के अंदर। सबसे पहले देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास अ रिएक्शन इन विच वन मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज में भी हमने मेटल्स को डिस्कस किया, जिसमें दो नॉन मेटल्स भी थे। जब ये कॉपर मेटल रिएक्ट करता है किस चीज़ के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या बनाता है, हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाता है, और साथ में हमें क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। मींस के एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। हाइड्रोजन है मेटेलिक प्रॉपर्टीज, तो एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और मैग्नीशियम सल्फेट की बात है। तो मैग्नीशियम में एज कम्पेयर टू रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो ये क्या कर रहा है, हमें इसको डिस्प्लेस कर रहा है उसकी जगह। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसकी एक्वस मीडियम में रिएक्शन देखेंगे। एक्वस मीडियम में मेटल की डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल एक बीकर ले लें, ठीक है, इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालें। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन आपने डाल दिया इस बीकर में, और आयरन नेल ले लिए, ठीक है, 2-3 आयरन नेल ले लीजिएगा। लेने के बाद उसको क्या करें, इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप करें, ठीक है। डिप करने के बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या ये आयरन नेल जो है स्टार्ट हो जाएगा, इसको रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब जब हम रिएक्शन देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर हमने आयरन को डिप किया, तो ये आयरन मोर रिएक्टिव है इस कॉपर से, तो ये क्या कर रहा है, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है फेरस सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है। जो सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का था वहां पे कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और वो कॉपर जाके इस आयरन के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाएगा और हमें कॉपर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जो रिमेनिंग सोल्यूशन बचेगा वो किस चीज़ का बचेगा, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बचेगा। तो ये है हमारे पास क्या चीज़, मेटल की मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन एक्वस मीडियम की। मेटल कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करते हैं एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है। ये देखिए बच्चों, मैंने आयरन का जो आप लोगों को दिखाया है, इसमें ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर जब आपने इस आयरन नेल को डिप किया, ठीक है, बीकर के अंदर को पहले इनिशियली ब्लू कलर का सोल्यूशन था, ये वाला ब्लू कलर का सोल्यूशन इस बीकर में चेंज किया, ठीक है, ट्रांसफर किया। देन आपने उसके अंदर आयरन नेल को डाला। जब आयरन नेल को डाला तो जो अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, कॉपर आके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और आयरन जाके सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और इसका कलर क्या हो जाएगा, एसिड चेंज हो जाएगा। चेंज होने के रिजल्ट में क्या होगा, आयरन को रस्ट लगेगा। तो ये एग्जांपल आप लोगों को मैंने दिखा दी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।